स्वागत है आप सबका। एक टीचर होने के नाते आज जिस विषय पर मैं अपने सभी विद्यार्थियों से चर्चा करने जा रहा हूं, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ऐसे विषय को मैं पढ़ाऊं। न मैं कभी चाहता था कि मैं पढ़ाऊं, ना मैं चाह रहा हूं कि पढ़ाऊं, ना मैं कभी चाहूँगा कि ऐसे विषयों पर, ऐसे सब्जेक्ट्स पर मुझे कभी चर्चा करनी पड़े। एक टीचर होने के नाते मेरा ये इंटरेस्ट कभी नहीं रहेगा। मैं चाहूँगा कि इस तरह के मुद्दे देश में कभी हों ही ना कि मुझे उन पर चर्चाएं करनी पड़े। मुझे आप सब के बीच आना पड़े और उन कानूनों की चर्चा करनी पड़े जो महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए गए हों। क्यों ना ऐसा देश बन जाए कि हमको ज़रूरत ही ना हो कि हम महिलाओं के लिए सुरक्षा के कानून बनाने पड़े। क्यों ना ऐसा देश हो जाए कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े कि हमें ऐसे मुद्दों पर चर्चाएं करनी पड़े। और एक टीचर होने के नाते मुझे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाना पड़े। आज जिस विषय को लेकर मैं आप सबके बीच हूँ वो हमारे थंबनेल में भी आपने पढ़ा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हाथरस के अंदर हुई महिला के साथ एक जघन्य घटना के ऊपर मैंने आज के इस विषय को चुना है। मैं आज चर्चा किसी राजनीतिक या गैर राजनीतिक पक्ष के लिए नहीं करूँगा। मेरी चर्चा का विषय बड़ा स्पष्ट है। आज़ादी के पहले से लेकर आज तक जितने भी कानून महिलाओं के लिए बने हैं, उनमें बदलाव हुए हैं, उनकी क्रोनोलॉजी क्या है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश पीरियड से लेकर कैसे कैसे चेंजेस हम 2019 तक कानूनों में लेकर आए हैं और उनके क्या इम्पैक्ट हमारे समाज पर पड़े हैं। घटना भले ही यूपी हाथरस से हुई हो, मगर आज मेरी चर्चा में जितने भी केसेस में डिस्कस करूंगा वो केवल एक राज्य के नहीं हैं। आमतौर पर हम ये देख रहे हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाने पर लगी हुई है। एक पार्टी दूसरे को जिम्मेदार ठहराती है, उसके राज्य की बात करती है, दूसरी पहले के राज्य की बात करती है। मैं आज के अपने इस विषय में भारत के 6 अलग अलग स्टेट्स की बात करूंगा और वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से लिंक्ड हैं। मैं दिल्ली की बात भी करूंगा, मैं यूपी की बात भी करूंगा, मैं आंध्र प्रदेश की बात करूंगा, राजस्थान की बात करूंगा, बंगाल की बात करूंगा। मैं अपनी इस आज की वीडियो में उन सब केसेस की बात करूंगा जो इन अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पर हुए हैं। क्या बदला? आज भी वही हालात हैं और इस न बदलने के पीछे कई आंकड़े ऐसे हैं, कई डेटा ऐसे हैं जो रिसेंटली इशू हुए हैं, हाल ही में आए हैं। इतने कानून बन जाने के बाद भी यदि महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुक रहे, यदि उनकी रेट लगातार बढ़ती जा रही है, तो फिर क्या ज़रूरत है इतने कानूनों की? ये कैसे बदलेगा? मैं शुरुआत अपने विषय की कुछ डेटा के साथ करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं किसी भी विषय पर 360 डिग्री एनालिसिस करता हूं, आज इस विषय पर भी 360 डिग्री घूमकर बात करेंगे। हर डेटा, हर स्टेट, हर केस, हर कानून, हर चीज पर चर्चा होगी। शुरुआत करता हूं कुछ डेटा के साथ में। हाथरस का जो विवाद है वो तो हाल ही का है। इससे पहले भी कई विवाद भारत में हुए हैं और 2012 का निर्भया केस तो बहुत चर्चित रहा था। देश ही नहीं, दुनिया तक में उसकी चर्चाएं हुई थी और बहुत जबरदस्त गुस्सा लोगों में उस समय दिखा था। हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी एक रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया जारी की है। क्राइम इन इंडिया 2019 के आंकड़े ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। क्राइम इन इंडिया 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में वुमेन के अगेंस्ट क्राइम में 7.3% की वृद्धि हुई है। 7.3% क्राइम इंक्रीज हुआ है। एनसीआरबी की ही क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में पर डे एवरेज 88 केसेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन के दर्ज हुए हैं, अलग अलग थानों में, अलग अलग जगहों पर। एनसीआरबी की इसी रिपोर्ट में लिखा है कि 2012 से लेकर 2019 तक में लगभग वुमेन के अगेंस्ट 2.66 लाख मामले दर्ज हुए हैं। करीब करीब 2.5 लाख से ज्यादा मामले क्राइम के वुमेन के अगेंस्ट दर्ज हुए हैं
और ये 12 से 19 तक का आंकड़ा है। बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, ये बहुत खतरनाक इंप्लीकेशंस हैं इस डेटा के। लास्ट ईयर भारत में एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है ये कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा स्टेट एरिया के हिसाब से जो है, वहां पर महिलाओं के विरोध में क्राइम जो हैं सबसे ज्यादा हुए हैं। नंबर 1 पर एनसीआरबी की रिपोर्ट में क्राइम अगेंस्ट वुमेन में राजस्थान का नाम है। 6000 केसेस दर्ज हुए हैं महिलाओं के खिलाफ। सेकंड नंबर पर यूपी का नाम आता है, उत्तर प्रदेश 3065 मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं। और ये सब हवाई बातें नहीं है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, ये आंकड़े वहां से निकले हैं। और हाल ही में क्राइम इन इंडिया करके रिपोर्ट उनकी जारी हुई है। इसके साथ साथ एक चौंकाने वाला बात यह है कि जितने भी मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज होते हैं उनमें से केवल 27% मामलों में ही सजा हुई है, बाकी मामलों में आरोपी बरी हो जाता है। तो हमारे यहां पर क्रिमिनल को प्रोसिक्यूट कर पनिश करने का प्रोसेस भी कितना वीक है, ये आंकड़े उस बात को दिखाते हैं। 27% मामले, यहां तक कि इवन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इंडिया में बन गए हैं। यदि हम आंकड़ों को देखेंगे तो लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था और उस क्वेश्चन के जवाब में सरकार ने बताया कि 2019 31 मार्च पिछले ही साल की बात है, तब तक इंडिया में 581 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स डेवलप हुए थे जिनमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए संज्ञान और कार्यवाही होनी थी। 581 कोर्ट्स के डेवलप होने के बावजूद भी केवल 27% मामलों में ही सजा हुई है, बाकी सब मामले या तो पेंडिंग है या फिर आरोपी आसानी से छूट गया है। ये सब आंकड़े इस बात को दिखाते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट इस बात को दिखाती है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रुक नहीं रहे। 2019 तक आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मैं चर्चा करूंगा आजादी से लेकर आज तक कानूनों में क्या क्या चेंजेस हमने करे, क्या क्या बदलाव हम लेकर आए, उन सब एक एक मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहला केस आजादी से पहले ब्रिटिश पीरियड की मैं बात करूंगा और उस ब्रिटिश पीरियड में फुलमोनी दासी रेप केस 1889 में हुआ था और 1889 का यह केस बंगाल से संबंधित है। 10 साल की एक बंगाली लड़की का विवाह उससे दुगनी उम्र के लड़के के साथ कर दिया गया। जब यह दुगनी उम्र के लड़के से शादी हुई जिसका नाम था हरिमोहन मेती, और उसने महिला के साथ जब शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करी, उस दौरान महिला की, उस बच्ची की, महिला भी क्यों कहूं मैं, उस बच्ची की मौत हो गई। कार्रवाई के बारे में देखा जाए तो कलकत्ता सेशन कोर्ट में केस पहुंचा। तब कानून के हिसाब से मैरिज की लीगल एज 10 साल थी। ये 1889 की बात है। 10 साल की एज में शादी हो सकती थी। जबरन संबंध यदि पति पत्नी से बनाता है तो उसको फिजिकल टॉर्चर, शारीरिक दुष्कर्म नहीं माना जाता था और सेक्शन 338 में केवल फिजिकल डैमेज करने के नाम पर सजा हुई और उसका पति जो है 12 महीने तक काली जेल में रहा। कार्रवाई के नाम पर केवल इतना ही हुआ। इसके बाद कानून बदला। लगभग 1 साल बाद उस समय के वायसरॉय लैंसडाउन ने एक प्रस्ताव पारित किया और शादी की, मैरिज की जो एज है उस लीगल एज को 10 से बढ़ाकर 12 साल कर दिया और 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ यदि कोई संबंध रखता है तो उसको रेप माना जाएगा, दुष्कर्म माना जाएगा। यह पहला बदलाव, पहला चेंज लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पर 1889 में इंडिया में हुआ। इसके बाद दूसरा केस, आजादी के बाद की बात है, मथुरा केस हुआ है। 1972 महाराष्ट्र के चंद्रपुर का यह केस है। इस केस में 16 साल की लड़की जिसका नाम मथुरा था, उसके साथ थाने में, पुलिस थाने में 2 पुलिस वालों ने रेप किया। केस पे कार्रवाई होनी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में केस पहुंचा। बॉम्बे हाई कोर्ट में दोषी करार दिया गया। 77 के बाद में 1979 में सुप्रीम कोर्ट में जब अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के तर्क पर आरोपी को बरी कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया और यह बोला कि मथुरा जो है उसने कुछ भी ऐसा विरोध नहीं किया इस संबंध के समय पर और न ही उसके शरीर पर कोई चोट के निशान मिले। और यह आरोप और लग गया कि मथुरा जो है वो संबंधों को बनाने की आदी है, इसलिए उसको जो है हम रेप की कैटेगरी में नहीं मानेंगे और ये आरोपियों को बरी करने के लिए सफिशिएंट मान लिया गया। इसके बाद कानून बदला।
फिर कानून में बदलाव आएगा। और अब कानून ये हुआ कि आरोप साबित करने के लिए आरोपी को यह साबित करना पड़ेगा कि वो निर्दोष है, कि उसने काम नहीं करा है। पहले ये जिम्मेदारी पीड़िता के ऊपर होती थी, जो महिला है उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो साबित करेगी। अब साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होने लगी? आरोपी साबित करेगा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। और हिरासत में यदि पुलिस कस्टडी में यदि किसी के साथ रेप होता है तो उस केस में सजा जो है 7 ईयर्स मिनिमम कर दी गई, कम से कम 7 साल की सजा कर दी गई। ये दूसरा केस है 1972 का। फिर बात आएगी तीसरे केस की। अब बात है भंवरी देवी रेप केस 1992, 22 सितंबर का दिन, राजस्थान की ये कहानी है। भटेरी गांव राजस्थान में एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता महिला के साथ में रेप हुआ। सरकार ने कार्रवाई के नाम पर भारी लापरवाही करी, खूब लापरवाही हुई, मेडिकल तक समय पर नहीं हुआ उस महिला का। और सीबीआई जांच जब इसके बारे में चली तब 1995 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 1995 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरोपियों को रिहा कर दिया। सीबीआई जांच चल रही थी, आरोपी रिहा हो गए। गवर्नमेंट हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट में जाने के बाद 10 साल बाद केवल एक सुनवाई हुई और उसके बाद 2011 में जाकर राजस्थान के ही एक पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। यह राजस्थान के केस की हकीकत है। कितना लंबा समय इस केस में गया। इसके बदले में कानून में चेंजेस आए। 1997 में विशाखा गाइडलाइंस जारी हुई और ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, जिनके अंदर वुमन एट वर्क प्लेस पर यदि वुमन के साथ कुछ क्राइम होता है तो उससे रिलेटेड ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि महिला को क्या क्या अधिकार होंगे और क्या क्या कार्यवाहियां कैसे कैसे की जाएंगी। 97 की विशाखा गाइडलाइंस एक लैंडमार्क गाइडलाइन है जो सभी काम करने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए एक लैंडमार्क का काम करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। इसके बाद आता है बहुचर्चित निर्भया केस 2012 का। 16 दिसंबर की रात दिल्ली की सड़कों पर, जो कि मेट्रो है, भारत की राजधानी है, एक पैरामेडिकल स्टूडेंट के साथ में चलती बस में 6 आरोपियों ने रेप किया। गैंगरेप की कैटेगरी में माना गया। 13 दिन बाद उस बच्ची की मौत हो गई। कार्यवाही के नाम पर एक आरोपी राम सिंह, उसने कस्टडी में ही आत्महत्या कर ली। एक आरोपी नाबालिग था जिसको 3 साल बाद, और ये नाबालिग आरोपी सबसे ज्यादा बर्बर आदमी यही था। इस नाबालिग को, जो कि 18 साल से कम उम्र का नाबालिग माना जाता है, उसको जुवेनाइल के कानून के तहत बाल सुधार गृह में भेज दिया गया और वहां पर 3 साल के बाद उसको रिहा कर दिया गया। बाल सुधार गृह से रिहा हो गया वो। बाकी बचे 4 आरोपी, उनको इसी साल 20 मार्च 2020 को फांसी की सजा हुई। इतने लंबे समय बाद 2012 का केस 2020 में जाकर सजा हुई। बदला क्या, चेंज क्या हुआ? 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया और उस ऑर्डिनेंस में दुष्कर्म की, रेप की सजा को फांसी कर दिया गया। यह कानून बदला 2013 में। साथ ही साथ में 2015 में जब सरकार बदली, उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बिल आया और उस बिल में हीनियस क्राइम की कैटेगरी में, जघन्य अपराधों में जो जुवेनाइल की एज है वो 18 की बजाय 16 कर दी गई। अब हीनियस क्राइम की कैटेगरी में 16 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को उसी तरह से ट्रायल किया जाएगा जिस तरह से 18 साल से ऊपर के किसी अडल्ट को किया जाता है। तो वो जो एक व्यक्ति छूट गया था निर्भया केस में, उससे सबक सीखकर एज को 18 से घटाकर जुवेनाइल का हीनियस क्राइम में 16 साल कर दिया गया। ये 2 बदलाव बड़े 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में और दूसरा जुवेनाइल जस्टिस बिल में 2015 में हुआ। इसके बाद आता है एक चर्चित केस, कठुआ रेप केस। ये बात है 10 जनवरी 2018, जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची को किडनैप कर मंदिर ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किया गया। 13 जनवरी को उसकी हत्या कर दी गई। कार्रवाई के नाम पर 1 साल 6 महीने बाद 10 जून 2019 को स्पेशल कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी करार दिया। इन 6 लोगों में से 3 पुलिस वाले थे। उन 6 में से 3 पुलिस वाले थे, बाकी तीनों को तो उम्र कैद हो गई और 3 पुलिस वालों को 5-5 साल की सजा सुना दी गई।
इसके बाद कानून में क्या चेंज हुआ, आईपीसी का सेक्शन 376A(b), यदि 12 साल से कम उम्र की किसी भी बच्ची के साथ किसी भी तरह का रेप या ऐसा कुछ घटना की जाती है तो एटलीस्ट 20 साल की जेल या फांसी की सजा उसको दी जाएगी। गैंग रेप यदि होता है तो उम्र कैद या फांसी की सजा होगी, यह भी बदलाव कर दिया। और ट्रायल के लिए टाइम लिमिट फिक्स कर दिया कि 2 महीने में ट्रायल खत्म करना पड़ेगा और आपको उसके बाद कार्रवाई सजा की शुरू करनी पड़ेगी। तो एक समय सीमा बांधने से जल्दी कानूनों में जो है, इन मामलों में जो है फैसले आने लगे। आखिरी केस हाल ही पिछले साल के अंत का ही हैदराबाद गैंग रेप केस, नवंबर 2019, वेटनरी डॉक्टर के साथ में गैंग रेप हुआ और बाद में उसकी जलाकर हत्या कर दी गई। कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने जब उन आरोपियों को मौका मुआयना कराने के लिए रेप और जलाने के स्थान पर लेकर गई, तब वो भागने की कोशिश उन्होंने की और पुलिस ने बदले में एनकाउंटर करके उनको मार दिया। इसको लेकर भी काफी विवाद हुआ, पुलिस की कार्रवाई पर क्वेश्चन मार्क हुआ, कुछ लोगों ने तालियां बजाई, समाज के लोगों ने उसको पसंद करा, पुलिस जस्टिस जो है पसंद किया गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को गैर जायज ठहराया और उस पर एक कमेटी गठित की जिसने पुलिस की इस कार्रवाई की जांच करना शुरू किया। बदला क्या, आंध्र प्रदेश दिशा बिल 2019 आया और उस बिल को पास किया गया और उस बिल में ये प्रोविजन किया गया कि 21 दिन में ट्रायल खत्म करना होगा ऐसे आरोपों का। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति आरोपी साबित हो जाता है तो उसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। और ये बिल आंध्र प्रदेश की सरकार ने पास किया। जैसा कि नियम है कि ऐसा बिल यदि कोई पास करती है आंध्र प्रदेश की सरकार, पैरेलल यदि किसी भी स्टेट की सरकार पास करती है तो उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, एसेंट प्रेसिडेंट की लेनी पड़ती है, और ये बिल प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए गया। ये है कहानी आज तक की। हमने शुरू करा बंगाल के केस से और हम पहुंचे हैदराबाद तक। राजनीति कहीं नहीं है, हर राज्य, देश के हर कोने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मैंने सभी जगह के केसेस को कवर किया है। सभी केस, सभी स्थितियां, कानून बार बार बदला, 2019 तक कानून में बार बार बदलाव हुए हैं, पर अपराध आज भी वहीं का वहीं। हाथरस का केस भी वहीं दिखता है। सवाल ये उठता है कि हम कानून से इसको रोक पाएंगे या फिर समाज में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें क्वेश्चन मार्क लगाती हैं इस बात पर, जिस देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है क्या वहाँ पर सोशल डेमोक्रेसी आ पाएगी? जिस देश में पॉलिटिकल जस्टिस के नाम पर लोग चुनाव लड़ने के लिए क्लेम करते हैं, क्या उस देश में सोशल जस्टिस आ पाएगा? जिस देश में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात होती है, इकोनॉमिक फ्रीडम की बात होती है, क्या उस देश में सोशल फ्रीडम कभी आ पाएगी? ये सभी सवालों के जवाब समाज ही दे सकता है, सोसाइटी ही दे सकती है। कानून बनने से अपराध नहीं रोकेंगे, कानून करेक्टिव हो सकते हैं, प्रिवेंटिव नहीं। ज़रूरत आज की प्रिवेंटिव मैकेनिज्म पर काम करने की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा जानकारी के तौर पर ऐसे विषयों को पढ़ाने का मेरा कभी भी इंटरेस्ट न था, न है, न होगा। ये मैंने शुरुआत में ही कहा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को पसंद कीजिए। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।